कई नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखे तो यह उसके बिजनेस के लिए बहुत बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट के निवेश कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी और वहां किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि यहाँ निवेश की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज़्यादा जेरॉक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेची मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ, मेरी तनख्वाह के चेक से उतनी ही ज़्यादा कटौतियाँ हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलता चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने से बजाय ज़्यादा कड़ी मेहनत करना चाहता था। 1978 में सेल्स में चोटी के 5 लोगों के में से एक था। प्राय नंबर 1। मैं चूहा दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरॉक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह से मैं मुझे ज़्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्द ही मेरी प्रॉपर्टी में आने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली बार कार खरीदी। जेरॉक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज़्यादा कर्मचारी तैयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में देते थे, और वह भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरॉक्स के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उसे चूहा दौड़ के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो चुका था और कम उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल ICU कहूँगा, आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरे को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उसके साथ अपना ज्ञान बांट सकूँ। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल IQ विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों में आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे, उतनी ही ज़्यादा सूक्ष्मता की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों की महल की तरह ढह जाएगा। यह बाएं मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्ण तथा सूक्ष्मता ज़रूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इसमें तकनीकियों, रणनीतियों और फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार में तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है जो कि भावनाएं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल में एल्मो डा कॉर्पोरेशन की तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूतों या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार का समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये जटिल होती हैं। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डाल से परिचित नहीं होंगे, उनके लिए यह एक सीमलेस स्ट्रीट कैरेक्टर थी जिसमें क्रिसमस से पहले बच्चों को खूब परिचित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसी खरीद चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्हें सबसे ऊपर रखा था। परंतु
क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब यह बाज़ार से गायब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर तो इस बाज़ार से गायब नहीं कर दिया है। इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाज़ार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई हॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसे मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्होंने डॉल नहीं मिल पाई थी वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस का कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाज़ारों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाज़ारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फ़ायदों और सुरक्षा को ज्ञान हो वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है। यह अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। पहला, टैक्स लाभ। यह कॉरपोरेशन कई ऐसी चीज़ें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि यह टैक्स देने वाले खर्च कर सकता है। यह विशेषता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है और परंतु इसमें अंदर घुसना अब तक ज़रूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी ना हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उसे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है जिसे अपना खर्च कर सकता है और आप फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आप पास खुद के निवेश हों जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। उदाहरण के तौर पर अपने कॉरपोरेशन का फ़ायदा यह है घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, रिपोर्ट इत्यादि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी खर्च है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर भी आंशिक व्यय है और ये ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के लिए किए जाते हैं। कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं, हर आदमी आपसे फ़ायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिट से अपनी ज़्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशन और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी भी अमीर आदमी का दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं परंतु वे किसी चीज़ के मालिक नहीं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग हर चीज़ के स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूँगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्तियां हों तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फ़ायदों और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान लें। इस विषय में कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो इन फ़ायदों के बारे में विस्तार से बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के लिए ज़रूरी सीढ़ियों को भी समझाती हैं। एक पुस्तक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका शीर्षक है थिंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक कॉरपोरेशन की ताकत का बखूबी वर्णन करती है। फाइनेंशियल IQ दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। मैं तो यही कहूँगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। संक्षेप में, कॉरपोरेशन के मालिक कॉरपोरेशन के लिए, अमीर लोग काम करने वाले कर्मचारी। प्रथम, कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों को चारों तरफ से कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं।